बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक्स में हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है ड्रैग फोर्स एंड स्टोक्स लॉ। हम लोग इस टॉपिक को डिटेल से देखेंगे और साथ साथ हम लोग ईटा एमडी कैट के हवाले से कुछ एमसीक्यूज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास है ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स क्या होती है? एक ऐसी फोर्स जो हमें फ्लूइड के अंदर मूव करने के खिलाफ अपोज करती है, उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? उस फोर्स को हम नाम देते हैं ड्रैग फोर्स का। इसके एग्जांपल के लिए जब हम किसी भी फ्लूइड के अंदर मूव करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा है वो मूव कर रहा है, जब वो भाग रहा है किसी भी वेलोसिटी v के साथ, तो इस दौरान हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो वो जितना तेज होता जाता है तो उसको उतने जोर से जो एयर होती है इस पर फोर्स अप्लाई करती है। तो इस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? इस फोर्स को हम नाम देते हैं ड्रैग फोर्स का। इसकी एक और एग्जांपल, जब हम लोग गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं और गाड़ी किसी भी वेलोसिटी v के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, तो उस टाइम पर उस हम अगर हाथ बाहर निकालें तो इस दौरान हमारे हाथ पर जो ऑपोजिट डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही, तो जब हम हाथ बाहर निकालते हैं तो इस दौरान हमारे हाथों के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है उस फोर्स को क्या नाम देते हैं? ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। इसके अलावा ये जो ड्रैग फोर्स होती है, जब एरोप्लेन हवा में मूव करते हैं, जब कोई भी हवा में मूव करते हैं, हवा एक फ्लूइड है, तो उसमें इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है जिस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। ड्रैग फोर्स जो है ये हम डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पर एक्सपीरियंस करते हैं। इसके अलावा इसके बारे में कुछ बातें, जो ड्रैग फोर्स होती है, ये ड्रैग फोर्स जो है ये ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होते हैं, मोशन इन फ्लूइड। यानी जब हम फ्लूइड के अंदर मूव करते हैं तो फ्लूइड के अंदर मोशन के अगेंस्ट होती है ये इसकी डायरेक्शन। यानी अगर आप लोग किसी भी फ्लूइड के अंदर, लेट से एयर है, आप इस डायरेक्शन में मूव करते हैं कर रहे हैं तो ये आपके ऊपर इस डायरेक्शन में अप्लाई होगी। अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये आप पर इस डायरेक्शन में अप्लाई होगी। चाहे आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये आप पर इस डायरेक्शन में अप्लाई होगी। तो ये आपके पास ऐसी फोर्स होती है जिसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड होती है, यस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है किसी भी फ्लूइड के अंदर। चाहे आप वाटर के अंदर मूव कर रहे हैं, चाहे आप मूव कर रहे हैं गैस के अंदर, किसी भी फ्लूइड के अंदर जब आप मूव कर रहे हैं तो इस दौरान जो ड्रैग फोर्स आपके ऊपर अप्लाई हो रही होती है उसकी डायरेक्शन मोशन के अपोजिट होती है। अब ये तो हो गई डायरेक्शन की बात, ये किसकी डायरेक्शन ऑफ ड्रैग फोर्स की बात होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपके पास ये फोर्स होती है इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए स्टोक्स ने एक लॉ दिया था, उसको हम पढ़ते हैं। तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास ये जो स्टोक्स लॉ होता है ये हमें क्या बताता है? इस लॉ के अकॉर्डिंग जो आपके पास ड्रैग फोर्स होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो ड्रैग फोर्स लग रही होती है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है, यानी आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रैग फोर्स, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करता है और ये किस वक्त हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहले इसकी कुछ लिमिटेशंस। सबसे पहली बात यह है कि ये फोर्स हम उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं या हम उस वक्त स्टडी करते हैं जब कोई भी फ्लूइड जो है वो क्या हो? इमर्स्ड इनटू द
फ्लूइड। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी भी फ्लूइड के अंदर कंप्लीटली तौर पर इमर्स्ड होगा तो उस टाइम पर उस पर जो फोर्स लगेगी वो ड्रैग फोर्स होगी। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। लेट्स से मेरे पास अगर ये एक कोई भी फ्लूइड है, पानी है, फॉर एग्जाम्पल पानी की अपर सरफेस, अपर लेयर यहां तक, डिफरेंट लेयर टू लेयर, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट यहां पर तैर रहा है और मूव कर रहा है इस डायरेक्शन, और दूसरा ऑब्जेक्ट इस पानी के अंदर है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर जो लगने वाली फोर्स होती है इस डायरेक्शन में, वो आपके पास ड्रैग फोर्स नहीं होगी इनसाइड द फ्लूइड। मतलब ये है कि ये ड्रैग फोर्स इस वजह से नहीं होगी क्योंकि आपके पास ये ऑब्जेक्ट इस फ्लूइड के बाहर है, तो ऑब्जेक्ट पर ड्रैग फोर्स अप्लाई करने के लिए ऑब्जेक्ट का फ्लूइड के अंदर इमर्स्ड होना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर इमर्स्ड नहीं होगा तो उस मौका पर उस पर ड्रैग फोर्स अप्लाई नहीं होगी। ड्रैग फोर्स अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि ऑब्जेक्ट को इमर्स्ड होना चाहिए इनटू द फ्लूइड। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि ये जो फोर्स होती है ये सॉलिड एंड आपके पास किसके बीच होती है, फ्लूइड के बीच होती है। यानी कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होता है जब फ्लूइड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो ड्रैग फोर्स। जिस तरह ऊपर वाली एग्जांपल में देखें, ये ऑब्जेक्ट जो था ये आपके पास क्या था, सॉलिड था, और आपके पास इस मीडियम कौन सा है, फ्लूइड है, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कर रहा था। तो हम कह सकते हैं कि ये फोर्स, दो इसकी बातें होगी। पहली बात ये हो गई कि ये फोर्स उस वक्त लगेगी जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर इमर्स्ड होगा। दूसरी बात ये हो गई कि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट को जब मूव कराते हैं फ्लूइड में तो उस मौका पर ये ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होती है। इसके अलावा जो मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रैग फोर्स होता है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के साइज पर और ऑब्जेक्ट की शेप पर। अगला फैक्टर इसका कौन सा है, साइज एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। कि ऑब्जेक्ट किस साइज का है, किस शेप का है, तो उस पर जो लगने वाली ड्रैग फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है। देखिए अगर ऑब्जेक्ट बड़े साइज का होगा तो इस मौका पर लेट से आपके पास एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट, तो दोनों के ऊपर ड्रैग फोर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में लगेगी। अब कितनी लगेगी इसको हम आगे देखते हैं। इसके अलावा शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ये इस एक ऑब्जेक्ट इस शेप में है और एक स्फेरिकल में, तो अब दोनों पर जो ड्रैग फोर्स है अगरचे इनका मास सेम हो, इनका इनका ये डेंसिटी सेम हो, लेकिन फिर भी इन दोनों ऑब्जेक्ट की डिफरेंट शेप होने की वजह से जो ड्रैग फोर्स होती है वो इन पर डिफरेंट अप्लाई होगी। इसके अलावा डिपेंड करती है आपके पास वेलोसिटी पर भी डिपेंड करती है, और आपके पास लास्ट फैक्टर होता है इसका विस्कोसिटी, इस पर भी डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं कि जो स्टोक्स ने बताया था कि कैसे एक चीज जो है वो बढ़ने से जो आपके पास ड्रैग फोर्स है इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहला फैक्टर जो स्टोक्स ने हमें बताया था, या पहले हम उसका फार्मूला लिख देते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो ड्रैग फोर्स होती है वो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है 6 पाई ईटा आर वी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो स्टोक्स ने जो लॉ दिया था उस लॉ के अकॉर्डिंग जो ड्रैग फोर्स होती है वो इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर आपके पास कौन सा है, विस्कोसिटी। तो हम इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं। यानी स्टोक्स के अकॉर्डिंग जो ड्रैग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विस्कोसिटी। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये होगा कि अगर मेरे पास दो मीडियम है, लेट से एक मीडियम ये है, हम लोग सैंपल के तौर पर ले रहे हैं, वरना ये आपके पास जो इसकी लिमिट्स होती है ये इनफाइनाइट होती है। ये चेंबर्स का साइज इनफाइनाइट होता है, क्योंकि अगर साइज इस तरह रखेंगे तो गैसेस या फ्लूइड जो है इससे
कोलाइड करने के बाद फिर वापस आएंगी और इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगी, उसको हम लास्ट में देखते हैं। पहले आप ये समझ, इसमें लेट से मैंने इसके अंदर जो है, इस कंटेनर के अंदर वाटर जो है वो भरा है, इसके अंदर क्या है आपके पास, वाटर है। और एक दूसरा कंटेनर है जिसके अंदर मैंने आपके पास लेट से मैंने इसके अंदर जो है ये भरा है हनी, इसके अंदर फिल्ड है। और मैं क्या करता हूं, लेट से मेरे पास एक्सटर्नली कोई भी फ्लूइड नहीं है, यानी मेरे पास इसके बाहर, यानी यहां पर इसके इर्द गिर्द कोई गैसेस मौजूद नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये फ्लूइड। तो अब मैं क्या करता हूं, दो स्टील बॉल हैं जिनका साइज सेम है और जिनका रेडियस सेम है, उन दोनों को इसके अंदर ड्रॉप करता हूं। एक गेंद को इसके अंदर ड्रॉप करता हूं, एक गेंद को इसके अंदर ड्रॉप करता हूं। तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग जो इस ऑब्जेक्ट पर, अब देखिए ऑब्जेक्ट की मोशन कहां पर हो रही है, डाउनवर्ड, और ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने पढ़ा है जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही होती है, ड्रैग फोर्स क्या करती है, उसके ऑपोजिटली डायरेक्टेड में अप्लाई होती है। अब इस मौका पर इसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लगेगी ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी इस तरह, और इसके ऊपर ड्रैग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में इधर लगेगी। अब देखिए जिस तरह हमने पढ़ा है जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा उस पर ड्रैग फोर्स ज्यादा अप्लाई होगी। अब यहां पर हम देखें कि आपके पास, आपको पता है जो विस्कोसिटी ऑफ द हनी है वो ज्यादा होती है विस्कोसिटी ऑफ द वाटर के मुकाबले में। तो जाहिर बात है विस्कोसिटी ऑफ द हनी इफ ग्रेटर देन विस्कोसिटी ऑफ द वाटर, देन जो आपके पास जो ड्रैग फोर्स होगी ड्यू टू हनी वो ज्यादा होगी ड्रैग फोर्स इनटू द वाटर के मुकाबले में। यानी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रैग फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में ज्यादा अप्लाई करेगी और इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स जो है वो कम अप्लाई होगी। पहला फैक्टर हो गया। इसके बाद नंबर 2, दूसरा फैक्टर क्या होगा, दूसरा फैक्टर ये होगा, जिस तरह इस इक्वेशन पर गौर करें कि ड्रैग फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। दूसरा फैक्टर आपके पास क्या है, ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। यानी अगर हम विस्कोसिटी को भी कांस्टेंट रखें, वेलोसिटी को भी कांस्टेंट रखें, तो आपके पास ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ड्रैग फोर्स है वो डिपेंड करेगी रेडियस के ऊपर। लेट्स से मैं कहता हूं मेरे पास बिल्कुल उसी तरह के दो कंटेनर है, सेम साइज के कंटेनर, इसके अंदर मैंने क्या किया है, अब पहले केस में हमने देखा था दो डिफरेंट मटेरियल से हमने इनको फिल किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को सेम मटेरियल से फिल कर रहे हैं। लेट्स से मैं कहता हूं इसके अंदर भी आपके पास क्या है, वाटर है, इसके अंदर भी आपके पास क्या है, वाटर है। यानी वाटर है तो वाटर की डेंसिटी सेम, वाटर की विस्कोसिटी क्या होगी, सेम होगी। अब मैं क्या करता हूं, दो स्टील बॉल है, अब उनमें से एक का साइज इतना है और दूसरी का साइज थोड़ा ज्यादा है। जिसका साइज ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली स्फेयर है तो स्फेयर का रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा। जब रेडियस ज्यादा होगा तो अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूं इसके अंदर, तो इस मौका पर इस पर जो अपवर्ड ड्रैग फोर्स अप्लाई करेगी वो ये होगी, और इस मौका पर जो इस ऑब्जेक्ट पर ड्रैग फोर्स अप्लाई होगी वो ये होगी। अब देखें हमने पढ़ा है कि जिसका रेडियस ज्यादा होगा उस पर ड्रैग फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अब इन दोनों में देखें किसका रेडियस ज्यादा है, इस ऑब्जेक्ट का रेडियस ज्यादा है, इस ऑब्जेक्ट का रेडियस, इस गेंद का रेडियस कम है। इसको मैं लेट से नाम देता हूं बी का और इसको हम नाम दे देते हैं ए का। तो अब इस केस में देखें आप कह सकते हैं कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट ए है उसका रेडियस यानी आर ए जो है वो आपके पास लेस देन है आर बी के मुकाबले में। जब आर बी कम है तो इसका मतलब ये होगा कि जो एफ ड्रैग फोर्स ड्यू टू ए है वो आपके पास लेस देन होगी एफ ड्रैग फोर्स ड्यू टू ऑब्जेक्ट बी। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि जो ड्रैग फोर्स होती है वो जिस ऑब्जेक्ट का, जिस स्फेयर का रेडियस ज्यादा होगा उस पर ज्यादा अप्लाई होगी। अगर आपके पास विस्कोसिटी भी सेम है प्लस
हमने एक पॉइंट रह गया है, वो ये है कि अगर हम इन दोनों को सेम वेलोसिटी से फेंके, इसको भी मैं 4 मीटर पर सेकंड से फेंकता हूं, इसको भी मैं 4 मीटर पर सेकंड से, तो तब ये आपके पास ड्रैग फोर्स ये आएगी। इसके बाद लास्ट फैक्टर ये है कि जो ड्रैग फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे। यानी अगर आपके पास ड्रैग फोर्स है तो ड्रैग फोर्स इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए इसके लिए भी लेट सपोज हम दो कंटेनर एज्यूम करते हैं, एक आपके पास ये इस तरह है और आपके पास ये जो है वो इस तरह है। ये दो आपके पास क्या है, कंटेनर्स। तो इन कंटेनर्स में आपके पास जो है इसके अंदर मैंने सेम वाटर डाला हुआ है, इन दोनों को कंटेनर्स को हमने फिल किया हुआ है किसकी मदद से, वाटर की मदद से। इसके अंदर भी वाटर फ्लूइड एज यूज हो रहा है और इसमें भी कौन यूज हो रहा है, वाटर यूज हो रहा है एज अ फ्लूइड। अगर मैं दो गेंदे हैं जिन दोनों का साइज सेम हो, स्फेरिकल बॉल्स हैं, स्टील बॉल्स हैं लेट्स से, अगर मैं इन दोनों में से एक को ड्रॉप करता हूं फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड और दूसरी को ड्रॉप करता हूं 4 मीटर पर सेकंड, तो इन दोनों में आप देखेंगे कि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, फॉर एग्जांपल ये गेंद जब यहां पर पहुंचेगी और ये गेंद यहां पर पहुंचेगी, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उस पर ड्रैग फोर्स ज्यादा अप्लाई करेगी और जिसकी वेलोसिटी कम होगी उस पर ड्रैग फोर्स कम अप्लाई करेगी। इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट पर ड्रैग फोर्स ये होगी और इस ऑब्जेक्ट पर ड्रैग फोर्स ये होगी। तो आप कह सकते हैं कि जो ड्रैग फोर्स है एफ डी, या पहले हम बता सकते हैं लेट्स से कि आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम बी का नाम दे देते हैं, इसको ए का नाम दे देते हैं। तो आपको पता है वेलोसिटी ऑफ द ए इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ द बी, तो आप कह सकते हैं कि जो ड्रैग फोर्स एक्टिंग अपॉन ए है वो ज्यादा होगी, सॉरी कम होगी एज कंपेयर टू ड्रैग फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट बी। ये होता है आपके पास। अब ये कहानी है कि ड्रैग फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हमने तीन फैक्टर्स देखे जिसमें एक था विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, एक था आपके पास रेडियस ऑफ द स्फीयर, तीसरा था आपके पास जो वेलोसिटी, विस्कोसिटी और आपके पास रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये तीन फैक्टर्स थे जिन पर जो आपके पास किसी भी फ्लूइड में अगर हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो उस पर जो ड्रैग फोर्स लगती है वो इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो इसके आखिर में हम लोग इसका फार्मूला लिख लेंगे कि जो ड्रैग फोर्स होती है वो इक्वल होगी 6 पाई ईटा आर वी के। ये आपके पास ड्रैग फोर्स का फार्मूला आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब ये जो ड्रैग फोर्स का फार्मूला है इसमें जो रो है इसको हम क्या नाम देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रो को हम क्या नाम देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब सवाल यहां पर यह अराइज होता है कि व्हाट इज मीन बाय विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी फ्लूइड की के फ्लो के अंदर, फ्लूइड की लेयर्स के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उसको हम, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं विस्कोसिटी और इस ईटा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मतलब उस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसको कहते हैं ईटा और उस प्रॉपर्टी को कहते हैं विस्कोसिटी। या हम कह सकते हैं जो उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो ईटा है और उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस विस्कोसिटी है। इंशाल्लाह इस पर हम लोग एक नेक्स्ट कंप्लीट लेक्चर बनाएंगे। पहले हम लोग इसको फिलहाल के लिए यहीं पर छोड़ते हैं और आगे चलते हैं कि जो स्टोक्स लॉ होता है इसकी लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं। अच्छा जी, अब पहले हमने देखा है कि ड्रैग फोर्स क्या होती है, उसकी डायरेक्शन हमने देखी, उसका मैग्नीट्यूड हमने देखा, फिर हमने देखा कि उसका मैग्नीट्यूड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उसको हमने देख लिया। तो अभी हम देखेंगे कि जो स्टोक्स लॉ होता है
इसकी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, तो उन लिमिटेशंस के अंदर अंदर ये लॉ एप्लीकेबल होता है। उन लिमिटेशन से अगर हम आगे बढ़ जाएं तो ये जो लॉ होता है ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो सबसे पहली लिमिटेशन इस लॉ की क्या है कि ये जो लॉ होता है ये आपके पास एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स। अब स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए क्यों अप्लाई होता है? देखिए, हमने फार्मूला जिस तरह पढ़ा है, ऊपर मैंने लिख भी दिया है, इस इक्वेशन में हमने एक वैल्यू लिखी है। देखिए, ईटा तो आपके पास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड होगी, और सॉरी आपके पास विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड होगी, वी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी। यहां पर जो एक फैक्टर आर है वो हमें बताता है कि सिर्फ और सिर्फ ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। कैसे? देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, थ्री डायमेंशनल है, एक गेंद की तरह है, तो उसका जो आपके पास रेडियस होता है उसको हम आर कह सकते हैं, मैं आर पुट कर सकता हूं। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह है, इरेगुलर शेप में है, और वो गिर रहा है किसी भी फ्लूइड के अंदर, तो उसके लिए हम लोग ये जो हम स्टोक्स लॉ कहते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? देखिए, यहां पर अगर मैं इस पॉइंट को इसका सेंटर मान लूं, तो अब इसका इस पॉइंट के एंड तक डिफरेंट डिस्टेंस, इस पॉइंट के एंड तक डिफरेंट डिस्टेंस, डिफरेंट डिफरेंट, हर पॉइंट पर इसका डिफरेंट डिस्टेंस जो है वो सेंटर से डिफरेंट है। तो सवाल यहां पर ये अराइज होता है कि हम इसका कौन सा रेडियस पुट करें। तो इसी वजह से आपके पास ये जो फार्मूला होता है ये सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है, और ये फार्मूला इस ऑब्जेक्ट के लिए या इरेगुलर ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरी बात कि आपके पास ये जो फार्मूला होता है ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ विस्कस फ्लूइड के लिए। आपके पास क्या होता है? एप्लीकेबल फॉर विस्कस फ्लूइड्स। इससे बराबर ये है कि ऐसे फ्लूइड जिनकी जो विस्कोसिटी होती है इसकी कोई ना कोई वैल्यू हो, इनकी विस्कोसिटी की वैल्यू जीरो ना हो। अब क्यों जीरो ना हो? जिस तरह हम पढ़ते हैं कि आपके पास जो आइडियल फ्लूइड होते हैं, ये आपके पास इसका फॉर्मूला है 6πRV, इस तरह हम जिस तरह पढ़ते हैं कि आइडियल फ्लूइड कौन से फ्लूइड होते हैं, ऐसे फ्लूइड होते हैं जो आपके पास इनकंप्रेसिबल हो। दूसरी बात हम पढ़ते हैं कि ऐसे फ्लूइड होते हैं जिनकी विस्कोसिटी जीरो होती है, ऐसे फ्लूइड होते हैं जो इरोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को उसके अंदर रखो तो वो रोटेट नहीं करता। अगर इस तरह का ऑब्जेक्ट हम फ्लूइड के अंदर, अगर हम आइडियल फ्लूइड के अंदर रखें तो इस पर जो फ्लूइड फोर्स लगाएगा तो ये सीधा जाएगा, रोटेट करते हुए आगे नहीं जाएगा। इसके अलावा हमने आइडियल फ्लूइड के बारे में एक और चीज भी पढ़ी है कि इनका फ्लो क्या होता है, लेमिनार होता है। तो आइडियल फ्लूइड चूंकि उसकी विस्कोसिटी जीरो होती है, तो अगर हम विस्कोसिटी को यहां पर जीरो पुट करें, देखिए एफ डी इज इक्वल टू 6π η0 RV, तो ड्रैग फोर्स कितनी आ जाएगी? जीरो आएगी। तो यही वजह है कि आपके पास आइडियल फ्लूइड के लिए ड्रैग फोर्स का ये फार्मूला जो स्टोक्स ने दिया है ये एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरी बात कि नंबर थर्ड लिमिटेशन इसकी क्या होगी? नंबर थर्ड लिमिटेशन ऑफ द स्टोक्स लॉ जो है वो ये होगी कि जो स्टोक्स लॉ होता है ये आपके पास एप्लीकेबल होता है उस वक्त जब आपके पास जो फ्लूइड है उसके कंटेनर की लिमिट क्या हो, इनफाइनाइट हो, या हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा। उसका हम उसके बारे में बता सकते हैं कि आपके पास वॉल्स ऑफ द कंटेनर of fluid are at infinite distance, यानी उन वॉल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। जिस तरह पहले मैंने आपको कहा था कि डिस्कस करेंगे लास्ट में कि ये जो लॉ है ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, तो इन वॉल्स के लिए ये एप्लीकेबल क्यों नहीं है? देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो वॉल्स हैं, कोई भी कंटेनर इस तरह है आपके पास,
इस तरह का कोई कंटेनर है, इसके अंदर हमने कोई फ्लूइड कैच किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको जब कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर गिराते हैं तो ऑब्जेक्ट जब यहां पर गिरता है ड्रैग फोर्स ठीक है इसके ऊपर अप्लाई होती है, बट यहां पर ये होता है कि ये जो गैस डिस्प्लेस होती है, फ्लूइड यहां से डिस्प्लेस होता है वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ टकराने के बाद फिर दोबारा वापस आता है तो वहां पर फिर इस पर फोर्स अप्लाई करता है। तो जिस वजह से ड्रैग फोर्स का इफेक्ट वो नहीं रहता जो पहले होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये उस वक्त भी एप्लीकेबल नहीं होता जब वॉल्स क्या होंगी इसकी लिमिटेड होंगी। इसके बाद ये है कि ये जो आपके पास स्टोक्स लॉ है ये उस वक्त भी एप्लीकेबल नहीं होता जब वेलोसिटी की लिमिट बहुत ज्यादा हो। यानी आप कह सकते हैं कि एप्लीकेबल फॉर लो वेलोसिटी, जब वेलोसिटी लो हो तब के लिए तो ये एप्लीकेबल है। लेकिन अगर हम वेलोसिटी को एक स्पेसिफिक रेंज से ज्यादा करेंगे तो आपके पास जो स्टोक्स लॉ है ये एप्लीकेबल नहीं हो। अब कैसे नहीं होगा? देखिए हमने शुरू में देखा है कि जो ड्रैग फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब दो चीजों के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? दो चीजों के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि उन दो के दरमियान ग्राफ हमेशा क्या आएगा? लीनियर आएगा। देखिए अगर मैं इधर वेलोसिटी कह रहा हूं और इधर मैं कह रहा हूं ड्रैग फोर्स, तो मतलब वेलोसिटी को जिस रेशो से बढ़ाएंगे उस रेशो से ड्रैग फोर्स भी क्या होगी? बढ़ेगी। देखिए कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है और ड्रैग फोर्स आप पर लग रही है 4 न्यूटन। अगर वेलोसिटी 4 है तो ड्रैग फोर्स आप पर कितनी लग रही है? 8 न्यूटन। वेलोसिटी को डबल किया वो भी डबल होगी, फिर इसको डबल करें 8 न्यूटन किया ये 16 न्यूटन होगी। अगर हम इसको करते हैं कि 16 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की तो आपके पास ये कितना हो गया? 32 न्यूटन। मतलब इसको डबल करते जा रहे हैं ये भी डबल होता जा रहा है तो ग्राफ इन दोनों का क्या आएगा? लीनियर। बट एक स्पेसिफिक रेंज के बाद, अब यहां पर मैं आपको समझाने के लिए एक वैल्यू लिख रहा हूं कि जब हम एक स्पेसिफिक रेंज के बाद इसको इंक्रीज करते हैं यानी वेलोसिटी को थोड़ा इंक्रीज करते हैं तो ड्रैग फोर्स की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो एट दैट टाइम आपके पास स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता और इस पॉइंट पर आपके पास जो ड्रैग फोर्स होता है या रियल केस में या प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह होता है कि एक खास लिमिट तक तो ड्रैग फोर्स बढ़ती है, लीनियर ओबे करता है, लेकिन एक खास लिमिट के बाद जब वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं तो ड्रैग फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो हम इस ग्राफ में कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट ए है ये पॉइंट ओ है, तो ओ से लेकर ए तक इस पॉइंट तक तो आपके पास स्टोक्स लॉ ओबे हो रहा है, बट इस पॉइंट से आगे तक स्टोक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। यानी थोड़ी वेलोसिटी इंक्रीज करने से ड्रैग फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब इस तरह होता है जो मीटरॉइड्स होते हैं उनके केस, मीटरॉइड्स जो है जब हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा वेलोसिटी होने की वजह से उनके ऊपर ड्रैग फोर्स बहुत ज्यादा अप्लाई होती है, इतनी ज्यादा अप्लाई होती है कि वो उसको क्या करती है? जला देती है, डिफॉर्म कर देती है, जिस वजह से वो जो है हीट की शक्ल में और आपके पास सम एनर्जी डिफॉर्मेशन की शक्ल में लाइट की एनर्जी, लाइट की फॉर्म में एनर्जी जो है वो यूज कर लेते। तो यहां तक था हमारा स्टोक्स लॉ और ड्रैग फोर्स के बारे में लॉ। अब देखते हैं कि आपके पास इसी टॉपिक से रिलेटेड चंद एमसीक्यूज जो है वो हम डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं एमसीक्यूज इससे रिलेटेड। सबसे पहला एमसीक्यूज है स्टोक्स लॉ इज ओनली ओबे फॉर आइडियल फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड, परफेक्ट फ्लूइड और नॉन आइडियल फ्लूइड। देखिए इसमें हमने लिमिटेशन ऑफ स्टोक्स लॉ में भी पढ़ा था कि जो विस्कस फ्लूइड होते हैं इनके लिए स्टोक्स लॉ ओबे होता है। क्यों ओबे होता है? देखिए इसका फार्मूला हमने पढ़ा था एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अगर आपके पास सबसे पहले है आइडियल फ्लूइड हो तो आइडियल फ्लूइड के लिए ईटा की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। जब ईटा की वैल्यू 0 तो ड्रैग फोर्स भी 0, तो इसका मतलब है इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता।
परफेक्ट फ्लूइड के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता, और जो आपके पास विस्कस फ्लूइड होते हैं सिर्फ और सिर्फ इनके लिए एप्लीकेबल। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है, इफ आर यानी कि रेडियस ऑफ स्फीयर एंड वेलोसिटी वी ऑफ द स्फीयर आर डबल्ड, अगर इन दोनों को हम डबल करें तो आप हमें ये बताएं कि ड्रैग फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है, हमें अभी बताया गया है कि जो न्यू ड्रैग फोर्स होगी उसके लिए 6 पाई ईटा आर प्राइम और वी प्राइम, लेट से न्यू ड्रैग फोर्स को मैंने ये नाम दे दिया। और हमें बताया गया है कि हम रेडियस को क्या कर रहे हैं, रेडियस को भी डबल कर रहे हैं और वेलोसिटी को भी क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तो मतलब आर प्राइम एंड वी प्राइम आर द डबल ऑफ द फर्स्ट कंडीशन। तो हम इन दोनों को इसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू निकलेगी कि एफ डी प्राइम इज इक्वल टू 6 पाई ईटा 2 आर और 2 वी। तो अब इन दोनों में से देखें, इस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 को बाहर निकाल लें, 4 आएगा, 6 पाई ईटा आर वी। अब देखिए ये जो वैल्यू है 6 पाई ईटा आर वी, ये इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग एफ डी की इक्वल है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो न्यू ड्रैग फोर्स होगी वो पहली ड्रैग फोर्स के मुकाबले में 4 टाइम्स ज्यादा। अब नंबर 3 को देखें, इफ वी डबल द रेडियस, अगर रेडियस को डबल करें और वेलोसिटी को हाफ कर दें तो बताएं ड्रैग फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए भी आपको ड्रैग फोर्स का फार्मूला पता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो न्यू ड्रैग फोर्स होगी एफ डी प्राइम वो होगी 6 पाई आर प्राइम और वी प्राइम। इसमें आपसे कहा गया है आर को हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं और वी प्राइम को हम क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। तो आपके पास क्या होगा, v डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को इधर पुट करें तो एफ डी इट विल बी इक्वल टू आपके पास आएगा 6 पाई 2 आर इंटू वी बाई 2। तो इसमें 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा 6 पाई, आपके पास इधर ईटा भी है, ईटा आर वी। तो ये ड्रैग फोर्स प्राइम जो है ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसके इक्वल है। तो इसका मतलब है कि जो नई ड्रैग फोर्स होगी और पुरानी ड्रैग फोर्स दोनों एक दूसरे के क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। इसके बाद इस न्यूमेरिकल में जो नंबर आपके पास 4 है इसको जरा देखें। इसमें आपसे कहा गया है एक ऑब्जेक्ट है जो किसी फ्लूइड में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आपसे पूछा ये गया है अगर मास उसका ये हो, उसकी वेलोसिटी ये हो, उसकी विस्कोसिटी ये हो, तो आप हमें ये बताएं कि इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इसको हम करते हैं। तो इसके लिए आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एफ डी जो है ये आपके पास यहां पर ईटा की वैल्यू आपको गिवन है 6 पाई ईटा की वैल्यू क्या है 10 की पावर -3 और आर की वैल्यू आपको दी गई है और वो आपके पास इस केस में जो आपके पास आर की वैल्यू है किसी भी उस ऑब्जेक्ट के, यहां पर आर की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, आपके पास जो आर है वो आपके पास होगा 0.08 मीटर। लेट्स से अब इन सब की वैल्यूज जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी यहां पर आपके पास r की वैल्यू आएगी 0.08 और आपके पास v की जो वैल्यू है वो है 10 की पावर 3। तो अब हम क्या करते हैं 10 की पावर सबसे पहले अब देखिए ड्रैग फोर्स आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू ma होता है। तो आपके पास क्या आएगा ma इज इक्वल टू 6 पाई, ये और ये कैंसिल क्योंकि प्लस 10 की पावर 3 माइनस 10 की पावर 3 0.08। और अब यहां पर मास की वैल्यू भी आपको गिवन है और वो आपके पास कितनी है, वो आपके पास है 6 पॉइंट मास इंटू 6 पॉइंट आपके पास 28। आपको मास की वैल्यू भी गिवन है और एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है 6 पाई इंटू 0.08। तो आपके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे 6.008 डिवाइडेड बाई आप करेंगे 6
8, तो आपके पास जो वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन है वो आपके पास यहां पर आ जाएगी